अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा है कि हम ये चीज़ अपने डेली बेसिस पे इस चीज़ को अपने कंपनीज के अंदर इसको फेस करते हैं, और वाइल फाइलिंग द सेल्स टैक्स रिटर्न। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कंट्रोल रखना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो उस सेक्शन का जो नाम है ना, वो है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। अच्छा, टैक्स क्रेडिट सेल्स टैक्स की ज़बान में जो होता है वो इनपुट टैक्स को कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे इस सेक्शन को पढ़ने का तरीका और इसकी अंडरस्टैंडिंग करने का और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि इनपुट टैक्स जो आता है वो हमारे एनेक्जर ए का पार्ट होता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनेक्जर ए का पार्ट होता है। और इसके अंदर आप जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं अपने फिनिश गुड को बनाने के लिए, वो सब शामिल होते हैं। बट ड्यू टू सम कंडीशन उसको डिसअलाउ किया जाता है। अब वो डिसअलाउ क्यों किया जाता है, इनएडमिसिबल क्यों किया जाता है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह इस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। फिर बात करने के बाद हम डिस्कस मजीद करेंगे कि इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से देखा जा करना चाहिए, और हम लोग कहाँ का गलती करते हैं, और कुछ इसके क्लॉजेस के अंदर आपको किस तरीके से अपने सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक है। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड की बात नहीं, अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड इन द सेल्स टैक्स शेल बी इंटाइटल टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन, शैल नॉट बी इंटाइटल, इंटाइटल नहीं हो सकता रिक्लेम करने के लिए और डिडक्ट ऑफ इनपुट टैक्स पेड, ठीक है। वो क्या चीज़ है, द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ रुक जाए, देखिए, गुड्स का मतलब ये हो गया कि जितना भी आपके फेडरल के अंदर आपके पास जहाँ पे आपका थर्ड शेड्यूल है, पॉस की इन्वॉइसेस, या आपकी 18% की इन्वॉइसेस, या रिड्यूस रेट पे, अगर कंडीशन सामने नहीं लिखी हुई, रिड्यूस रेट के साथ हमेशा आगे लिखी होती है फेडरल के अंदर कि इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, वो सारे इनपुट टैक्स आपको मिलेंगे। अब इसमें कैपिटल एसेट भी होगा, उसका भी टैक्स मिलेगा आपको। और उसके आगे उन्होंने लिखा है और सर्विसेज। अब ये सर्विसेज यूज्ड, अब सर्विसेज कौन सी, प्रोविजनल सर्विसेज है, प्रोविंस की जो सर्विसेज है। लेकिन उसमें प्रोविंस के अंदर जो अगर रिड्यूस रेट वाली है, जिसके ऊपर आगे एक चीज आएगी, इसमें बताया गया है कि अगर एक ऐसी सर्विसेज है जिसको किसी प्रोविंस ने डिसअलाउ कर दिया, तो वो भी कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं, अभी इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे। यूज और टू बी यूज, यूज यानी कि यूज, और टू बी यूज यानी कि अभी आपने मंगवा लिए, बाद में उसको यूज करेंगे, बाद में, फॉर एनी पर्पस अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू बी मेड। यानी कि आपके पास स्टॉक में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप पेड बेसिस पे भी और अक्रूवल बेसिस पे भी इसको क्लेम कर सकते हैं। लाजमी सी बात है दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, आपने एक आपने एक रॉ मटेरियल बनाया, उसका फिनिश गुड अभी आपको बनाना है, तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे? वो बनेगा तो अगले महीने जाके, लेकिन उसका इनपुट टैक्स तो अभी भी तो आप क्लेम कर सकते हैं ना। एक तो हो गया आपने आया और यूज कर लिया, फिनिश गुड बन गया। एक है आपने माल मंगवा लिया, रॉ मटेरियल मंगवा लिया, लेकिन प्रोसेसिंग में टाइम होने में, चीजें बनाने में, उसको फिनिश गुड में बनाने में टाइम लगा। अच्छा, किसके से अगेंस्ट, अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज, ये भी याद रखें, फॉर एनी पर्पज अदर अदर देन फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। यानी इसका मतलब है कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के ऊपर आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। मैं क्लियर बता दूं, यहां से पता लगता है कि एग्जाम सप्लाईज पे आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है एनी अदर गुड्स और सर्विसेज विच द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये बात तो हुआ है कि भाई वो बादशाह लोग हैं, वो किसी पे भी कहते हैं कि भाई इस पे इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, जैसे उसमें बिल्डिंग मटेरियल पे कह दिया, या किसी पे भी कहते हैं कि वो भाई यार इस पे इनपुट टैक्स नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है गुड्स, द गुड्स अंडर सबसेक्शन 5, द गुड्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3। ये आपके ऊपर सेक्शन में जो लिखी हुई चीज़ें, उसके ऊपर हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम इंशाल्लाह वही देखेंगे। इसके इंपॉर्टेंस तो देखो सब चीज़ों की दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ को स्किप करके आगे निकल रहा हूँ, ये भी सेक्शन हम देख लेंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद है द गुड्स और सर्विसेज हमेशा याद रखें वही प्रॉब्लम in which in respect of which sales tax has not been deposited in the government treasury by the respective supplier. ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सेल्स टैक्स का कानून, सेल्स टैक्स की रिटर्न का फाइलिंग का कानून जो है उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। और ट्विस्ट ये कर दिया कि 18 तारीख को जो आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो सेल्फ असेस की बेस पे करेंगे। आप अपने सेल्फ असेस करेंगे कि भाई यार इनका सेल्फ असेस पे है कि मैंने इन्होंने फाइल कर दिया। वो 30 को जाके आपका पूरा सेल्स का रिटर्न को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि किस किस ने पैसे पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करा दिए हैं अपने आउटपुट टैक्स के। 15 जो ड्यू डेट है, सबको पता है 15 तक किस किस ने अपने पैसे अपने अपने आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के साथ या वैसे आउटपुट टैक्स हायर हो गया तो उस पर दे दिए, लेकिन रिस्पेक्टिव दे दिए ताकि वो एक टैग लगाते हैं सबमिटेड का। आप लोगों ने सबने देखा होगा सबमिटेड नॉन सबमिटेड का। ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। अब इसके सपोर्टिंग में नीचे वाली चीज़ देखिएगा, परचेज सॉरी purchases in respect of which a discrepancy is identified by CRIST or input tax of which is not verifiable in supply chain। यार मुझे ये बात बताएं, जो ऊपर वाली बात मैंने की है, क्रिस्ट आपके पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है आपके और आपके सेलर के कि भाई वो आप लोगों ने कोई गलत चीज तो नहीं डाल दी है, कोई गलत ऐसा इनपुट टैक्स क्लेम तो नहीं कर लिया आपने। तो वो सारी वेरिफिकेशन, वो जो होता है ना आपके सिस्टम की पूरी वेरिफिकेशन, वो क्रिस्ट के नाम से आती है। ठीक है दोस्तों। फिर आए फेक इनवॉइसेस के ऊपर बात। फेक इनवॉइसेस का मतलब आप लोग को पता है कि जाली इनवॉइसेस बना देना एक ज़माने में होता था, जब जाली इनवॉइस, आज भी फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट तो आज भी है कि माल लिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, आपने इनवॉइस इशू कर दी, इनवॉइस धड़ाधड़ इशू करे। इसी चीज़ को रोकने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग और इसी चीज़ को रोकने के लिए पॉज लगाया गया है कि कोई भी इनवॉइस फेक ना जाए। मार्केट में जोड़िया बाजार में चले जाएं या आप छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं उनके पास चले जाएं, आपको फेक इनवॉइस का, फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत मिलेगा। दूसरी बात, purchases made by such person in case he failed to furnish the information required by the board। कोई ऐसी परचेजेज जिसके बारे में बोर्ड आपसे इंक्वायरी करे, आप इंफॉर्मेशन ना दें, उसके ऊपर भी आपका डिसअलाउ हो जाता है। Goods and services not relatable to taxable services, the taxable supplies made by the registered person। सिमिलरली जो टॉप वाला है ये वही पॉइंट है कि एग्जाम सप्लाईज पे आपको नहीं मिलता है। गुड्स एंड सप्लाईज, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन। लाजमी सी बात है, पर आपको जो इनवॉइस होती है अगर वो आपके नाम की नहीं है, यानी कि अगर आपकी कंपनी ने मंगाया इनपुट टैक्स, आप अपनी कंपनी का लेना चाह रहे हैं और इनवॉइस किसी और की है, तो आप वो क्लेम नहीं हो सकता, पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार दोस्तों, गुड्स यूज इन or permanent attached to immovable property such as building, construction material, paint, electric and sanitary pipes, fittings, pipes, wires, cables, but excluding prefabricated building and such goods acquire for sale or resale or for direct use in the production or manufacture of taxable supplies। आज इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, अगर एक कंपनी है उसने एक बड़ी सी प्लांट खरीदा, ठीक है, बड़ा सा प्लांट 100 मिलियन का इंपोर्ट किया, ठीक है ना। अब अगर उसको वो खुले मैदान में रख देंगे, आपको खुले मैदान में रख देंगे, तो खराब हो सकता है, बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्या वो ऑब्सोलीट जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये एक कानून बहुत पुराना है भाई, जिसके ऊपर लोग हमेशा चैलेंज करते हैं। डिपार्टमेंट जो होता है डायरेक्टली आपकी कोई भी स्टील की चीज़ को देखते हैं, पेंट की चीज़ को देखते हैं, इनपुट को उसको डिसअलाउ कर देते हैं। आप इसको फिर केस अपील में फाइल करते हो कि देखें, यहाँ आती है बात इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, यानी कि बिजनेस की। यानी कि कहने का मकसद ये होता है कि भाई आप बताते हो कि मैंने ये जो काम किया है, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ या इसका इनपुट टैक्स ले रहा हूँ, इससे मेरा टैक्सेबल सप्लाई जनरेट होगी। और डिपार्टमेंट वाले इतने बेवकूफ़ होते हैं कि इनको ये नहीं पता होता कि यार जब इन लोग के प्लांट आया, तो अगर ये प्लांट को प्रॉपरली चलाएंगे, सब कुछ करेंगे,
तो इनका ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनका ही आउटपुट टैक्स बढ़ेगा, तो इनको तो फायदा है। लेकिन इनको समझाए कौन जाके बात। इसीलिए आप देखें, अगर ये वायर्स की बात करते हैं, मैं वायर्स के घर के काम के लिए थोड़ी ले रहा वायर्स एंड केबल्स, मैं तो उसी काम के लिए ले रहा हूँ कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे ये केबलिंग लगानी है ताकि मैं अपनी प्रोडक्शन अपनी अपनी प्लांट को चला सकूं। मैं बिल्डिंग मटेरियल पेंट वगैरह इसलिए करा रहा हूँ ताकि मेरी प्लांट एंड मशीनरी प्रोटेक्टेबल है। इन सबके लिए करवा रहा हूँ ना मैं चीज़। हजारों केसेस मिलेंगे आपको इसके ऊपर जिसमें लोगों ने बहुत सारे केस लोगों ने जीते भी हैं ड्यू टू, अगर वो अपने बिजनेस की की जो इंफॉर्मेशन है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को कमीशन अपील को, ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को बताने में कामयाब हो गए, तो उसको इनपुट टैक्स इस चीज़ का मिल जाता है। आप कोई भी केस उठा के मुझसे पूछ भी लेंगे, मैं बता दूं बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ एक जगह पे इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं, दूसरी जगह पे प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि इनपुट टैक्स रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं और एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं साथ साथ। ऐसे भी चैंपियन है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है व्हीकल के ऊपर बात आती है कि व्हीकल फॉलिंग अंडर चैप्टर 87 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम एक्ट, उसके ऊपर नहीं मिलता आपको। गैस इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं मिलता, फर्नीचर्स के ऊपर नहीं मिलता, ऑफिस इक्विपमेंट्स पे नहीं मिलता, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बट अब मुझे एक बात बताएं इसमें भी, मुझे एक बात बताएं, चलें मैं ये मानता हूँ व्हीकल के ऊपर तो नहीं मिल सकता, यहाँ पे मैं कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ। मैं अपनी सेल की टीम को एक गाड़ी दे रहा हूँ, मैं अपनी सेल पर्सन की टीम को गाड़ी दे रहा हूँ, तो क्या उस पर इनपुट टैक्स मुझे नहीं मिलना चाहिए? अगर वो काम नहीं, वरना वो काम कैसे करेगा, अगर मैं उसको उसकी सेल्स कैसे करेगा? यहाँ भी जजमेंट आती है, यहाँ पे भी जजमेंट आते हैं, यहाँ पे भी जीजा जाता है। हाँ, गैस अप्लाइंसेस पे मैं कहता हूँ नहीं मिलना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट में मे भी पॉसिबल नहीं मिलना चाहिए, फर्नीचर्स पे जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं इस बारे में, कि आप बता सकते हैं कि भाई अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता, चाहे वो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस ही क्यों ना हो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लोग केस जीतते भी है, हारते हैं इस सिलसिले में कि वो अपने बिजनेस की नेचर को बता नहीं सकते। खैर, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बेयर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल लॉ। देखिए मैंने वही ऊपर वाली बात की थी कि जहाँ पे आपके SRB, BRA और KPK वाले जो कैपरा अगर मना करते कि भाई इस चीज़ पे मैं टैक्स अलाउ नहीं करता, ज़्यादातर वो उस पर अलाउ नहीं करते जो 13% या 15% से कम के रेट्स होते हैं, उस पर डिसअलाउ करते हैं। जैसे आपके सामने है उसकी आप किसी कंसल्टेंट की, टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज लेते हैं या जिसका रेट कम होता है 15% से, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू जो 8 शेड्यूल पे 7% है, उस पर डिसअलाउ है। फिर उसके बाद आता है फिर ये आ गया था फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड सच goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared in by the supply in this etc। ये वही ऊपर वाली बात है कि आपने अमाउंट पे नहीं किया है इस चीज़ के ऊपर। फिर दूसरी बात इसके बाद आती है द इनपुट गुड्स और सर्विसेज attributable to supplies made to unregistered distributor operated bidder for which sales invoice does not bear any। वही CNIC का या NTN नंबर का एक ज़माने में जो चक्कर आया था कि अगर आपके NTN नंबर नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड परचेज कर रहे हैं या वो आपको NTN नंबर नहीं, अपना CNIC नंबर नहीं दे रहा, तो प्रो रेट बेसिस पे सेक्शन 73 की जब अगर हम जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कवर आप कर सकते हैं। मैं लुब्बे लबाब बता देता हूँ कि उसमें ये बताया हुआ था कि अगर किसी पर्सन की पर पर्सन पे अगर इनवॉइस नहीं दी हुई तो 10 मिलियन की है मंथ की बेसिस पर, और 100 मिलियन है शायद पूरे साल के ऊपर है, तो ये उसके ऊपर भी बात आती है कि आप प्रोरेट कर दें। फिर उसके बाद देखिए ये रेजिडुअल, अगर इफ रजिस्टर्ड पर्सन डील इन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई और सप्लाई और एग्जाम सप्लाईज, तो उसको एक प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम सप्लाईज है, ठीक है, एग्जाम सप्लाईज जो है डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई मल्टीप्लाई बाय रेजिडुअल इनपुट टैक्स। रेजिडुअल इनपुट टैक्स वो होता है जो आपने यूज किया हो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम इसका फॉर्मूला था एग्जाम सप्लाईज डिवाइड बाय टोटल टोटल सप्लाईज, ऑल सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स भी सब चीजें, मल्टीप्लाई बाय रेजिडुअल इनपुट टैक्स। रेजिडुअल इनपुट टैक्स वो होगा कि आपने वो सारा इनपुट टैक्स कंज्यूम किया है जो एग्जाम्स के लिए भी यूज हुआ, टैक्सेबल के लिए भी यूज हुआ, और उसके लिए भी, एक्सपोर्ट्स के लिए भी यूज हुआ। तो इस सारी चीज़ों का आपको उसका एक रेशियो निकालना पड़ता है जिसका आप टैक्स क्रेडिट उसका नहीं ले सकते।
सही है ये। अच्छा, अब जो खतर यहाँ तक तो मैंने आपको बताया, इसमें खतरनाक चीज़ क्या होती है बात वो मैं बताना चाहूँगा। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसको हमने सेक्शन पढ़ लिया, हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा सेक्शन 5 3 के 5 पे चले जाऊँ 1 मिनट। मैं सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 पे चले जाऊँ ताकि आपको ये वो कि डिसअलाउ करवाता है वो किस बेसिस पे करवाता है। मैं सेक्शन 3 मैं सेक्शन 3 पे चले जाऊँ ज़रा, बताता हूँ। ये सेक्शन 3 है, इसका सबसेक्शन 5 पे चलता है। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। इसके सबसेक्शन 5 देखिए, ये वो है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स का एक वर्ड आया, एक ज़माने में आया था, एक्स्ट्रा टैक्स अभी भी है खैर। एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर बात आई थी जो कि आता था, तो वो जो है ना, वो आपको एक्स्ट्रा टैक्स का इनपुट टैक्स नहीं मिलता आपको। वो ऐसी सिचुएशन आती थी, मैं पढ़वाऊंगा अभी आपको, कि वो 18 प्लस 18 प्लस 3% होता था। 18 प्लस 3%, तो उस 3% पे आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, 18 पे आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ में। अब बात करते हैं इस चीज़ की प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी इनवॉइसेस आती हैं। आप सब ने देखा होगा कि हमारे पास सेल्स की इनवॉइसेस आ रही होती हैं, इंपोर्ट्स की जीडीएस आ रही होती हैं। आप ये सोच समझ सकते हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रख सकते हैं कि क्या वो चीज़ जो होती है वो 100% मैच कर जाती है। पॉज की इनवॉइसेस होती हैं, पॉज लिखा होता है, इनवॉइस नंबर नहीं होता, लेकिन इनपुट टैक्स नज़र आ रहा होता है। तो अब लेजर में आपके इनवॉइस नंबर तो मेंशन करना ना, मैं क्या पॉज लिखूंगा, क्या नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन डिफरेंसेस आते हैं। अब वो रिकन्सिलेशन डिफरेंस की वजह से ना सबसे बड़ा एक मसला क्रिएट होता है कि भाई आपका रिकन्सिलेशन बनाए तो बनाए कैसे। इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी इनवॉइस लेते हैं ना, ये चीज़ सप्लाई प्रिक्योरमेंट वालों को भी और इम्पोर्ट वालों को भी बतानी चाहिए कि देखें, अगर आपके पास कोई चीज़ आती है ना, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जीएल्स में करनी चाहिए। उसकी इनवॉइस की रिकॉर्डिंग जो है ना सही होनी चाहिए। जो इनवॉइस आप इनपुट टैक्स दिखा रहे हो, अब आपके सीएसएस के रिटर्न में आ रहे हैं, वही सेम चीज़ रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। बहुत मुश्किल काम है करना, लेकिन पॉसिबल है। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, वो सप्लाई इनवॉइस देते हैं एबीसी की, सेल्स टैक्स के रिटर्न में एक्स्ट्रा जेड की डालते हैं। कभी इनवॉइस डिफर होता है, कभी सेल्स टैक्स की अमाउंट डिफर होती है। बहुत मुश्किल होता है रिकंसाइल करना। तो इस चीज़ को बहुत गौर से देखना चाहिए कि आपकी इनवॉइसेस की जो पर्टिकुलर्स हैं, आपकी इनवॉइसेस के जो इनवॉइस नंबर्स हैं, वो सही। अब तो डिजिटल इनवॉइसिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर वो उसके बाद तो फिर मामला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको रिकन्सिलेशन करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। यार, आपका कोई इस पर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई इसके ऊपर कोई क्यूरी हो, कोई फीड हो, आपका कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस पे कोई केस लगा होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा, मेरे पास है, लेकिन मैं आपसे शेयर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।